नमस्कार, मैं रत्न कलश आपके साथ आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। हम इस पूरे सेगमेंट पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उस पूरे खंड में जो अपने प्रारंभिक परीक्षा है यूपीएससी का, उसको लेकर के हम बात करेंगे। इसमें हम बेसिक जो कंसेप्ट हैं और करंट अफेयर के जो भी सेगमेंट हैं, उनको एक साथ कवर करते हुए क्रमिक रूप से जो सेगमेंट हमारे लिए ज़रूरी हैं, जिसमें स्टैटिक पोर्शन भी है और डायनामिक पोर्शन भी है, इन दोनों को एक साथ कवर करके हम समझेंगे। इसमें करंट अफेयर के भी उन टॉपिक्स को भी जोड़ा गया है जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम अब आगे की तरफ हम सभी लोग इस पूरे सेगमेंट को कवर करेंगे और जो आपके प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास जो सबसे पहला सेगमेंट है वो है प्रमोशन यान से संबंधित। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी श्रृंखला आपके इस एग्ज़ाम की समझ को विकसित करने के लिए, क्योंकि लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो डर है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इसके जो शब्द हैं, जिसको हम वकैब बोल दें कि साइंस का ये वकैब है, थोड़ा टफ है। शब्दों को लेकर के उनको दिक्कत आती है, चाहे वो जैव प्रौद्योगिकी में हो, नैनो प्रौद्योगिकी में हो, रोबोटिक्स में हो, अंतरिक्ष में हो, रक्षा में हो। तो इन सारे सेगमेंट्स को हम कवर करेंगे और यहाँ ये मैं कोशिश करूँगा कि वो जो डर है आपके अंदर, उसको मैं हटा सकूं और रटने वाली दुनिया से हम बाहर आकर के बात कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर अपना जो प्रीलिम्स को फोकस करते हुए जो पहला टॉपिक है वो है हमारा स्पेस का। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर हम बात करेंगे और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पे आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहला प्रमोशन यान, जिसे हम बोलते हैं लॉन्चिंग व्हीकल्स। तो सबसे पहली बात आती है कि लॉन्चिंग व्हीकल्स की जरूरत हमें क्यों पड़ती है या हमें क्यों पड़ी। देखिए, लॉन्चिंग व्हीकल्स, क्योंकि जब हमने उपग्रह बनाए, पहली बात उपग्रह क्या होता है, तो उपग्रह का मतलब आप ये समझिए कि एक वृत्ताकार जो कक्षा है, मतलब जो हमारे अंतरिक्ष में जहाँ से कैरमन लाइन हमारी समाप्त होती है, या आप ये बोल दीजिए कि जो कैरमन लाइन की जो बाउंड्री है उसके ऊपर जब आप पहुंचेंगे तो वो हमारा अंतरिक्ष है। तो जो वृत्ताकार जो मार्ग है वो हमारी कक्षा है और उनमें जो उपग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। तो उपग्रह प्राकृतिक हो सकते हैं, कृत्रिम हो सकते हैं। तो जो चक्कर लगा रही हैं जो वस्तुएं हैं वो हमारी उपग्रह हैं। कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण हमने किया है कि जिससे हम अपने अलग अलग कार्यों को संपादित कर सकें। जैसे हमें ब्रॉडकास्टिंग करना है, या हम बात करें वर्तमान में स्पेस इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो वो भी सैटेलाइट के माध्यम से हो पाएगा। पृथ्वी का अवलोकन करना है, नौवहन करना है, सुदूर संवेदन करना है, ये सब हम उपग्रह के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये जो उपग्रह हैं इनको भेजने के लिए हमें दो तरीके हैं। या तो हम क्या करें, यहाँ पर स्केप वेलोसिटी या पलायन वेग का यूज़ करें। मगर पलायन वेग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पलायन वेग की जो वैल्यू है वो आपकी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अब ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू कक्षीय गति से ज़्यादा है। अगर हम कक्षीय गति की बात करें तो इसका मतलब आप ये समझिए कि पृथ्वी की जो निम्न लेयर है, मतलब आप समझिए जो नियर अर्थ ऑर्बिट है या लो अर्थ ऑर्बिट है, वहाँ पर जो कक्षीय गति है वो लगभग 7.8 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास है। और जब हम ऊपरी कक्षा की बात करेंगे तो वहाँ लगभग 3 के आसपास आ जाता है। तो अगर आपने किसी को 11.2 से फेंक दिया तो बहुत दूर चला गया, अब उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हमने ये सोचा कि ऐसा करते हैं, एक प्रमोशन यान बनाते हैं, एक व्हीकल, एक यान बनाते हैं जिसके ऊपर हम उपग्रह को रख करके छोड़ेंगे। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि उपग्रह जब बनाया गया तो उपग्रह को इस विधिवत तरीके से डेवलप किया कि यह इसके ऊपर रख करके इसको भेजा जा सके। तो हर प्रकार के प्रमोशन यान में कुछ अलग अलग घटक होते हैं। आपको इस पूरे डायग्राम में कुछ इसके कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे, जिसमें सबसे पहला नीचे की तरफ आपको कुछ ऐसे स्टेजेस दिख रहे हैं। ये जो स्टेजेस आप देख रहे हैं ये सपोर्टिव हैं, जो एक एक्स्ट्रा थ्रस्ट देते हैं। और इसके साथ यहाँ पर प्रथम चरण मान लेते हैं, ये द्वितीय चरण यहाँ लिखा हुआ है और तृतीय चरण लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अलग अलग चरण यहाँ पाए जाते हैं। और चरण के बाद जो ऊपरी यहाँ पर क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ उपग्रह रखा हो सकता है। तो ये सैटेलाइट सबसे ऊपर रखा होगा। तो जब हम बात करते हैं किसी उपग्रह की, उस उपग्रह को हम इन प्रमोशन यान के सबसे ऊपर की तरफ रख देते हैं। और यहाँ पर इसके बाहर आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा है फायरिंग। फायरिंग जनरली यह कंपोनेंट होता है जो उपग्रह को ढक कर रखता है, क्योंकि जब यह प्रमोशन यान चल रहा होगा तो इसमें घर्षण आएगा, घर्षण की वजह से ये नष्ट हो सकता है, तो इसको बचाने का काम करता है। और जब ये लक्षित कक्षा में पहुंच जाता है तो ये फायरिंग ओपन हो जाता है। तो अब यहाँ बात ये आती है कि ये जो प्रमोशन यान है इनके निर्माण में हमने क्या किया। सबसे पहली बात है कि प्रमोशन यान को कहाँ से छोड़ा जाता है। हम यदि यहाँ पर
भारत की अगर बात करें तो भारत में हमारे पास सबसे पहली बात, पूर्वी और पश्चिमी तट को अगर हम देखें तो आप यहाँ ये देख पाएंगे कि ये जो पूर्वी तट है, क्योंकि यहाँ पर हम विषुवत रेखा की बात करें, और ये पश्चिमी तट है, तो पश्चिमी तट का जो क्षेत्र है कोरियलिस बल के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर हम पश्चिमी तट से कोई भी चीज़ छोड़ रहे हैं तो आप यहाँ पर इस बात को समझ पाएंगे कि ये जो पश्चिमी तट हमारा है, कोई भी वस्तु अगर यहाँ से आप छोड़ेंगे पश्चिमी तट से, तो पश्चिमी तट से अगर कोई भी वस्तु छोड़ेंगे तो फाइनली वो जाएगी कहाँ पर, वो अपने दाएं हाथ की तरफ राइट हैंडेड मोशन ले लेगी। अब राइट हैंडेड मोशन लेगी और आपको अगर प्लान को अबॉर्ट करना है तो दिक्कत है। इसलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पूर्वी तट का चयन किया। अब पूर्वी तट का चयन करने पर यहाँ पर आपका आ जाता है एक वाटर बॉडी, जिसकी वजह से अगर प्लान अबॉर्ट भी करना है तो दिक्कत नहीं है। तो आप देखेंगे कि जनरली जो हमारे सैटेलाइट जितने भी छोड़े जाते हैं या कहीं पर मिसाइल का परीक्षण भी किया जाता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास पूर्वी तट आता है। तो हम इसी तट से हमने सबसे पहली बार प्रमोचन यान के निर्माण की बात करी, और इस प्रमोचन यान के निर्माण में हमने सबसे पहली श्रृंखला SLV का निर्माण किया। SLV को हम बोलते हैं, SLV को हम कहते हैं सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो प्रथम पीढ़ी का प्रमोचन यान है। अब इस प्रमोचन यान में आपको SLV में 4 चरण दिखेंगे, और चारों चरण में आपको ठोस ईंधन प्राप्त होता है, मतलब ये ठोस ईंधन से बना हुआ है। तो आप ये बताएं कि अगर ठोस ईंधन से मैं किसी प्रमोचन यान को बनाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका भार बहुत बढ़ जाएगा, और उसकी जो पेलोड कैपेसिटी है, मतलब नीति भार उठाने की जो क्षमता है, वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। यही कारण है कि ये जो SLV जो पहली पीढ़ी का है उसकी जो पेलोड कैपेसिटी है लगभग 40 किलोग्राम है। अब यहाँ दिक्कत इस बात की है कि हम क्या करें आगे। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि हमें इसको हल्का करना है, इसके साथ साथ इसकी पेलोड कैपेसिटी या नीति भार उठाने की क्षमता को भी बढ़ाना है। तो ये जो पहली चरण का जो हमारे पास प्रमोचन यान है, इस प्रमोचन यान को हमें किसी न किसी तरीके से अपग्रेड करना है। किंतु यह जो पहला प्रमोचन यान है, यह प्रमोचन यान यह सिद्ध कर चुका था कि भारत भी अंतरिक्ष क्षमताओं का विस्तार कर रहा है, और इसी क्रम में हमने रोहिणी सैटेलाइट को इसके माध्यम से लॉन्च किया। और जो दूसरा हमारा प्रमोचन यान है उसे हम कहते हैं ASLV। ASLV का मतलब है एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो दूसरी पीढ़ी का प्रमोचन यान है, जिसे हिंदी में संवर्धित उपग्रह प्रमोचन यान के नाम से जाना जाता है। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक और चरण को बढ़ा दिया। इसका मतलब है इस ASLV में आपको 4 की जगह 5 चरण मिलेंगे, और 5वें चरण में अगर आप यहाँ समझें तो हमने यहाँ पर भी ठोस ईंधन भर दिया। तो इसकी जो नीति भार उठाने की क्षमता है वो तो बढ़ गई, मगर आप ये सोचिए कि अगर हम इसी तरीके से उपग्रहों को उठाने के लिए, नीति भार को रख कर भेजने के लिए ऐसे ही चरण को बढ़ाते रहे तो क्या हम अधिक दूरी तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि जब यह प्रमोचन यान ही बहुत भारी हो जाएगा तो इसकी कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, सिंपल फंडा। तो हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि इसको कंप्रेस करना जरूरी है। हालांकि हमने यहाँ पर ASLV में 5 चरण, टोटल 5 स्टेजेस पे हमने क्या किया कि इसकी जो नीति भार कैपेबिलिटी है, मतलब जो इसकी उपग्रह को उठाने की या पेलोड कैपेबिलिटी है, वो लगभग 150 किलोग्राम तक हो गई। अब 150 किलोग्राम तक हो गई, इसका मतलब है लगभग अगर हम देखें तो 3 से 4 गुना के आसपास हम पहुंच पा रहे हैं। किंतु हमें इसको कंप्रेस करना है, छोटा करना है, इसलिए हमने अगली पीढ़ी में गए, जो हमारा तीसरी पीढ़ी है, जिसे हम PSLV कहते हैं। PSLV जिसका नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये तीसरी पीढ़ी का प्रमोचन यान है, और इसकी जो पेलोड कैपेबिलिटी है, नीति भार उठाने की क्षमता है, वो लगभग निचली कक्षा में 1750 किलोग्राम के आसपास है। अभी मैं आगे आपसे कक्षाओं पर चर्चा भी करूंगा, बट इससे पहले आप ये ध्यान रखें कि पहली पीढ़ी का है SLV, दूसरी पीढ़ी का है ASLV, और तीसरी पीढ़ी का है PSLV। और हमने इनसे पहले जो SLV और ASLV है, इनको रिटायर कर दिया है कि अब तुम आराम करो। अब कहानी यहाँ से शुरू होगी PSLV की। PSLV पहला ऐसा प्रमोचन यान है जिसमें हमने लिक्विड ईंधन का प्रयोग किया। अब बात यह आती है कि कौन सा ईंधन अच्छा है, लिक्विड ईंधन अच्छा है या द्रव ईंधन अच्छा है। तो आप ये सोचिए और आप खुद ये चीज़ें समझ पाएंगे कि अगर मैं किसी ठोस ईंधन में आग लगाऊं, जैसे किसी लकड़ी में आग लगाऊं, तो उस लकड़ी को बुझाने के लिए मेरे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। मतलब लकड़ी यदि पूरी जल रही है
तो उसको बुझाने के दो ही तरीके हैं, या तो आप उस लकड़ी को वहाँ से तोड़ दीजिए, या तो फिर उसके ऊपर कुछ ऐसा लिक्विड डालिए या पानी डालिए जिससे वो बुझ जाए। तो यह काम, ये जितने दोनों मैंने काम बताए हैं, ये यहाँ पर संभव नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, क्या कर सकते हो आप ठोस को नियंत्रित नहीं कर सकते, ठोस ईंधन पूरा ही जलेगा। नियंत्रित जो हो सकता है वो है द्रव ईंधन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि द्रव ईंधन और ठोस ईंधन में सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है, तो अधिक थ्रस्ट देने के लिए, इंस्टेंट ऊर्जा देने के लिए, क्योंकि जो अपलिफ्ट होता है, जो न्यूटन का तीसरा नियम है किसी प्रमोचन यान को चलाने के लिए, उस अपलिफ्ट के लिए मैक्सिमम थ्रस्ट ठोस ईंधन से प्राप्त होता है। किंतु द्रव ईंधन को नियंत्रित करना ठोस ईंधन के सापेक्ष आसान है। हम द्रव ईंधन को नियंत्रित आसानी से कर सकते हैं। यही कारण है कि द्रव ईंधन किसी भी प्रमोचन यान को एक उत्कृष्ट प्रमोचन यान में परिवर्तित करता है। तो ये जो हमारा तीसरी पीढ़ी का PSLV है, ये PSLV पहला ऐसा प्रमोचन यान है जिसमें द्रव ईंधन का प्रयोग किया गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रथम चरण जो कि सबसे पहला है, सेकंड इसमें हमने द्रव किया, थर्ड को फिर हमने दिया सॉलिड, और फिर फोर्थ को हमने किया यहाँ पर लिक्विड। और यहीं पर ऊपर रखा होता है आपका पेलोड या नीति भार। ये जो PSLV है, PSLV रिसेंटली में न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि PSLV की C61 और 62 जो फ्लाइट्स हैं वो थर्ड स्टेज की वजह, रोलिंग मैकेनिज्म की वजह से फ्लॉप हुई। क्योंकि जब हम थर्ड स्टेज में जाते हैं तो सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड, तो ये ठोस ईंधन है, ये ठीक से नहीं जल पाया। ना जलने की वजह से यहाँ पर जो थ्रस्ट है वो मेंटेन नहीं हो पाया, और मेंटेन ना होने की वजह से ये अपने उस लक्षित टारगेट पर नहीं पहुँच पाएगा जिस लक्षित कक्षा में इसे जाना चाहिए। तो हमने इसको फेल बोल दिया कि ये हमारा मिशन फ्लॉप हुआ। बट PSLV अगर बात करी जाए तो इसको इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी तक ये लगभग 2 से 3 बार ही फ्लॉप हुआ था। अगर मैं इन 2 अभी हाल ही के फ्लॉप को छोड़ दूं कि ये हमारे जो पूरी तरीके से मिशन विफल हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो स्टार्टिंग से PSLV सिर्फ 2 से 3 बार ही फ्लॉप हुआ था। और PSLV से हमने ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं, चाहे वो आप चंद्रयान की बात करो 2008 में, या आप मंगलयान की बात करो 2013 में, 2008 एंड 13 में, और सबसे पहली बार में हमने मंगलयान को अप्रोच किया। और मंगलयान, जिसको मार्स ऑर्बिटर मिशन कहते हैं, इस मिशन को भारत ने पहली बार में प्राप्त किया था, और इसमें PSLV एक्सेल वेरिएंट का यूज़ किया गया था। अब ये वेरिएंट क्या होते हैं? PSLV के अगर आप वेरिएंट की बात करोगे तो PSLV के आपको टोटल 4 वेरिएंट दिखने वाले हैं। अगर मैं PSLV CA लिख रहा हूँ, CA स्टैंड फॉर PSLV कोर एलोन। कोर एलोन मीन्स कि इसमें कोई भी स्ट्रैप ऑन बूस्टर नहीं लगे हैं। स्ट्रैप ऑन बूस्टर, साइड में कुछ ऐसे मोटर बूस्टर्स होते हैं जो इसको एक्स्ट्रा थ्रस्ट देते हैं। तो जनरली आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी बूस्टर नहीं लगा हुआ है, इसको बोलते हैं CA। सो जीरो स्ट्रैप ऑन बूस्टर। द सेकेंड वन DL, PSLV DL, ये इसका दूसरा संस्करण समझिए, जिसमें हमने स्ट्रैप ऑन बूस्टर की बात करी है, इसमें 2 हैं। देन आता है QL, इसमें है 4 सॉलिड बूस्टर्स, और XL 6 सॉलिड बूस्टर। तो सबसे हैवीएस्ट अगर PSLV की बात करते हैं तो वो है आपका पास PSLV XL। सो XL सबसे हैवीएस्ट है और अधिक नीति भार उठाने में सक्षम है। और अगर हम लंबी दूरी की बात करें तो उस समय पर जब हमने मंगलयान मिशन की बात करी तो GSLV पर कार्य चल रहा था, और हमारे पास जो पूरी तरीके से विकसित प्रमोचन यान था वो PSLV का XL संस्करण हमने प्रयोग किया। अगली कहानी फिर यही आती है कि क्या हम द्रव ईंधन और ठोस ईंधन में द्रव ईंधन का तो प्रयोग कर चुके थे, अगला ईंधन क्या होगा? क्योंकि हम चाहते हैं प्रमोचन यान हमारा कॉम्पैक्ट हो, प्रमोचन यान हमारा छोटा हो, और इसी क्रम में हमने GSLV का निर्माण किया। GSLV चौथी पीढ़ी का प्रमोचन यान है। आप यहाँ देख रहे होगे तो यहाँ लिखा है GSLV MK3। इसके अपने 3 वर्जन हैं, GSLV MK1, GSLV MK2 और GSLV MK3। GSLV की अगर बात करें तो GSLV क्यों फेमस है, क्या रीज़न है GSLV के फेमस होने का? GSLV चौथी पीढ़ी का है, 4th जनरेशन, और यहाँ पर आप देखोगे तो 3 स्टेजेस आपको मिलेंगे। अगेन याद रखिएगा PSLV में कितने स्टेजेस थे? PSLV में 4 स्टेजेस थे।
और मैंने आपसे बताया है कि सॉलिड ईंधन जो होता है, जो ठोस ईंधन होता है, उसमें थ्रस्ट ज़्यादा होता है। तो जो पहला हमारा स्टेज होगा वो सॉलिड ही होगा। दूसरा होगा आपके पास लिक्विड, क्योंकि लिक्विड को आप मेंटेन रेगुलेट कर सकते हो। सो ये है लिक्विड। सॉलिड में हमने यहाँ पर S200 का यूज़ किया है, सॉलिड बूस्टर, विच इज़ द बेस्ट बूस्टर, सबसे अच्छा बूस्टर है अभी तक। PSLV में हमने सॉलिड बूस्टर S139 का यूज़ किया था, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं S200 का। और यहाँ पर लिक्विड 110 का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ विकास इंजन का प्रयोग किया जाता है। और ऊपर की तरफ जो सबसे इसका प्रमुख भाग है वो है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है? क्या है क्रायोजेनिक? क्यों इतना शब्द ये फेमस है क्रायोजेनिक? तो क्रायोजेनिक चौथी पीढ़ी में पहली बार प्रयोग होने वाला एक ऐसा इंजन जिसने पूरी दुनिया बदल दी। भारत के प्रमोचन यान में पूरी दुनिया बदल दी। और भारत की क्रायोजेनिक को लेकर के आपने कहानी सुनी होगी कि हमने सोवियत यूनियन से क्रायोजेनिक को लेने की मांग करी, और वहाँ पर तकनीकी हस्तांतरण और कुछ क्रायोजेनिक इंजन की बात पूरी हुई। किंतु कई राजनीतिक अस्थिरताओं की वजह से या वैश्विक रूप से अस्थिरताओं की वजह से सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, और वहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंजन प्राप्त हुए, ना कि उसकी तकनीकी। और हमने स्वयं से इस क्रायोजेनिक इंजन को बनाने का कार्य शुरू किया। तो क्रायोजेनिक जो शब्द है, इसको अगर आप समझें तो क्रायोजेनिक, क्रायो का मतलब होता है ठंडा। इसी से जुड़े हुए कई शब्द आपने सुने होंगे, जैसे क्रायो भंडारण। तो अगेन यहां पर जब क्रायो शब्द आता है, इसका मतलब होता है ठंडा। तापमान कम करके आपको किसी चीज को भंडारित करना है। मगर क्रायो कहां से शुरू होता है? -150 डिग्री सेल्सियस से क्रायो भंडारण, या सॉरी क्रायो शब्द की हम बात करते हैं। क्योंकि देखिए ठंडा तो -1 भी है, -2 भी है, -10 भी ठंडा ही है, कोल्ड है, बहुत ठंडा है। किंतु क्रायो की जब बात करेंगे तो -150 के आसपास हमें जाना है। और क्रायो भंडारण की अगर बात करें तो यहाँ द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग होता है, जो कि -196 डिग्री सेल्सियस पर कार्य करता है। और इसी भंडारण में हम किसी कोशिका को, किसी ऊतक को, रुधिर को, या इवन पूरे पूरे मानव शरीर को, शुक्राणु को, अंडाणु को भंडारित कर सकते हैं एक लंबे समय तक। वर्तमान में ये पद्धति शुक्राणु और अंडाणु को भंडारित करने के लिए और प्लासेंटा को भी भंडारित करने के लिए प्रयोग की जा रही है, जो कि आगे आने वाले चिकित्सीय क्षेत्रों पर इसका प्रयोग होगा। किंतु हम बात कर रहे हैं क्रायोजेनिक से ही निकला शब्द, क्रायो भंडारण से निकला शब्द, इस क्रायो ठंडेपन से निकला हुआ शब्द क्रायोजेनिक। तो क्रायोजेनिक इंजन में ठंडा शब्द आप समझ गए, मगर इस इंजन में हम क्या करते हैं? अगर इस इंजन की बात करें तो यहाँ पर हम द्रव हाइड्रोजन, और ये द्रव हाइड्रोजन का जो तापमान है ये लगभग -253 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हाइड्रोजन है तो इसको फ्यूल को बर्न करने के लिए आपको ऑक्सीजन की भी आवश्यकता है, तो यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जो कि -183 डिग्री सेल्सियस पर। अब आप देख रहे हैं कि इतने टेम्परेचर पर, इस क्रायोजेनिक के इतने टेम्परेचर पर, जो इतना निम्नतम तापमान है, इस पर अगर किसी चीज़ को आप भंडारित करेंगे तो वो द्रवित रूप में होगा, और इसके बाद जब ये बाहर फ्यूज़ करेगा तो ये गैस में फ्यूज़ करेगा। तो इससे आप देखेंगे कि ओवरऑल जो प्रमोचन यान है, जो लॉन्चिंग व्हीकल है, जो GSLV है, उसका भार कम होगा, और इसकी पेलोड कैपेबिलिटी, नीति भार उठाने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। और इसको जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जो LVM-3 है, इसकी जो पेलोड कैपेबिलिटी है अप्रॉक्स 4 से 6 टन के आसपास आती है, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि क्रायोजेनिक इंजन क्या है। अब यहाँ एक चीज़ और आपको याद रखना है, क्योंकि हमें यहाँ ईंधन को समझना जरूरी है। तो क्रायोजेनिक के साथ साथ एक बार आप सेमी क्रायोजेनिक इंजन को भी समझो। सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या है? अभी ये न्यूज़ में है सेमी क्रायोजेनिक इंजन। व्लादिमीर पुतिन साहब भारत आए और उन्होंने एक डील साइन करी है सेमी क्रायोजेनिक निर्माण को लेकर के। सेमी क्रायोजेनिक इंजन, देखिए यहाँ लिखा है अर्ध, सेमी का मतलब होगा अर्ध क्रायोजेनिक इंजन। इसमें खास बात क्या है कि इसका रखरखाव एज कंपेयर टू क्रायोजेनिक इंजन बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ईंधन होते हैं, ये ईंधन, इसका जो तापमान है, इसमें हम केरोसिन तेल का यूज करते हैं, जो एक सामान्य तापमान पर भंडारित किया जाता है।
किंतु यदि आप बात करोगे इसमें ऑक्सीडाइज़र की, मतलब ईंधन की, और ईंधन में उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज़र की, तो इसका जो टेम्परेचर है वो वही है जो यहाँ पर रखा हुआ है, -183 डिग्री सेल्सियस। सेमी क्रायोजेनिक इंजन से सस्ता है, छोटा है, इसके ईंधन को भंडारित करने के लिए हमें कम तापमान की आवश्यकता है, तो रखरखाव भी सस्ता होगा इसका। और सेमी क्रायोजेनिक इंजन का हम प्रयोग अगली पीढ़ी के प्रमोचन यान, जिसको हम NGLV कहते हैं, उसमें करेंगे। तो क्रायोजेनिक शब्द ठंडेपन से निकला है और इसके ईंधन का नाम याद रखिएगा। अब अगली कहानी हमारे पास ये आती है कि क्रायोजेनिक इंजन तो हो गया, हमारे पास अगली कहानी है ईंधन क्या होता है। ईंधन में आपने देखा कि हमारे पास ठोस और द्रव दो प्रकार के ईंधन है। थोड़ा आगे चल के देखते हैं, ईंधन या फ्यूल। क्या होते हैं ईंधन? अगर आप ठोस ईंधन की बात करो, जो कि थ्रस्ट के लिए आवश्यक है, ज़्यादा अधिक थ्रस्ट देगा, जिसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, वो है आपका ठोस HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन। और अगर हम बात करें यहाँ पर द्रव ईंधन की, लिक्विड फ्यूल की, तो यहाँ पर है UDMH, अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजन। और इसी के साथ हम एक फ्यूल और यूज़ कर सकते हैं, UMMH, अनसिमेट्रिकल मोनोमिथाइल हाइड्रोजन। और इन ईंधनों को जलाने के लिए हमें आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की। तो इस बात को याद रखिए कि ऑक्सीकरण या ऑक्सीकारक, जो ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि किसी भी ईंधन को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यदि मान लेते हैं कि हमने HTPB लिखा, ठोस ईंधन, और इसमें ऑक्सीजन को जोड़ दिया, तो ये ईंधन में ऑक्सीकारक जो कि ऑक्सीजन है, जुड़ गया। तो अब हम इसे क्या कहेंगे? अब इसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं जिसको हम बोलेंगे प्रणोदक। प्रणोदक मतलब प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन। ईंधन और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम प्रणोदक या प्रोपेलेंट कहते हैं। किंतु एक शब्द और आता है, प्रणोदन क्या होता है? प्रणोदन का मतलब ये हो गया कि जब ये दोनों लोग मिल चुके हैं और मिलने के बाद यहाँ पर इसमें इन दोनों के मिलने की वजह से ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। मतलब अब ये ईंधन आपस में मिल चुके हैं, मिलने के बाद अब ये जलने लगे हैं, तो जलने की वजह से ऊष्मा बनेगी और ऊष्मा की वजह से थ्रस्ट बनेगा। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि अब ये प्रणोदन हो रहा है। तो जलने की प्रक्रिया प्रणोदन है, जिसे हम प्रोपल्शन कहते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन प्रोपेलेंट एंड प्रोपल्शन, प्रोपेलेंट इनका फ्यूजन है, ईंधन ठोस या द्रव हो सकता है, ऑक्सीजन मिलेगा तो ये प्रणोदक, और अगर जलेगा तो ये प्रणोदन। कितना क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमने अभी तक ये देखा कि चौथी पीढ़ी का GSLV है जिसमें हमने क्रायोजेनिक का प्रयोग किया। क्रायोजेनिक जब हम ऊपर की तरफ लगाते हैं तो एक शब्द और याद रखिएगा कि इसको हम बोलते हैं अपर स्टेज क्रायोजेनिक। वर्तमान में हमारे पास C20 और क्रायोजेनिक का 25 वर्जन भी डेवलप हो चुका है, जिसका हमने लगभग ट्रायल भी कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर इन प्रमोचन यान के बाद पहली पीढ़ी SLV, दूसरी पीढ़ी ASLV, तीसरी है PSLV जिसे हमने वर्कहॉर्स कहा, एंड चौथी है आपके पास GSLV MK1, 2 एंड 3। और ये जो GSLV MK3 है, ये सबसे भारी नीति भार उठाने में सक्षम है, और इसके साथ साथ हमने इसका नाम भी बदला। चंद्रयान मिशन पर जब इसका प्रयोग किया गया तो इसका हमने नाम LVM रखा, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LVM। और अब इसी का नाम हम गगनयान में HRLV प्रयोग करते हैं। HRLV मतलब ह्यूमन रेटेड लॉन्चिंग व्हीकल, क्योंकि यहाँ पर क्रू स्केप सिस्टम लगा हुआ है। क्रू स्केप सिस्टम एक स्पेशल ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर वो जो क्रू मेंबर हैं उनके स्केपिंग के लिए, मतलब वहाँ से निकलने के लिए किस तरीके से उन्हें प्राप्त किया जाएगा, उसका पूरा कंसेप्ट या पूरा मैकेनिज्म उसके साथ कार्य करता है। और इसी GSLV MK3 जिसे LVM बोला, इसे ही हम बोलते हैं बाहुबली, क्योंकि ये हैवीएस्ट पेलोड को उठाने में सक्षम है। तो इसी के साथ साथ आपने अभी तक ये समझ लिया कि कितने प्रकार के प्रमोचन यान हैं।
इसी प्रमोचन यान में हमें यह भी समझना होगा GSLV, SLV, ASLV, इनके साथ आपको एक छोटा सा और अपडेट याद रखना है, SSLV। SSLV ये आपके फ्यूचरिस्टिक लॉन्चिंग व्हीकल्स की हम बात कर सकते हैं। अभी और भविष्य में सतत विकास को देखते हुए हम इन प्रमोचन यान की बात कर रहे हैं। देखिए सिंपल फंडा है, अगर आपको किसी छोटे छोटे उपग्रहों को छोड़ना है तो इतने बड़े गाड़ी की आवश्यकता नहीं है, मतलब इतने बड़े वाहन की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको रोड पे जाना है और एक आप अकेले हैं तो आप क्यों इतनी बड़ी व्हीकल लेकर के जाएंगे? तो सिंपल है कि हमें छोटे से उपग्रहों को छोड़ने के लिए, जिसे हम नैनो सैटेलाइट बोल सकते हैं, ट्यूब सैटेलाइट बोल सकते हैं, इनका भार 500 किलोग्राम तक हो सकता है। इन नीति भार के उपग्रहों को छोड़ने के लिए हम इतने बड़े PSLV का प्रयोग क्यों करें, हम इतने बड़े GSLV का प्रयोग क्यों करें? इसके लिए हमने लॉन्च किया है SSLV। SSLV को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बोलते हैं, या इसे ही बेबी रॉकेट के नाम से जाना जाता है, बेबी रॉकेट। इसकी अगर बात किया जाए तो बेबी रॉकेट में टोटल 3 स्टेज होते हैं। आपके सामने यहाँ पर एक इमेज बना हुआ है, और इन तीनों ही स्टेज में आपके पास सॉलिड फ्यूल फिलअप है। सॉलिड फ्यूल अगर है, ठोस ईंधन है, तो थ्रस्ट ज़्यादा होगा। बट अगेन अगर यहाँ द्रव होता तो हम इसको अच्छे से नियंत्रित कर सकते थे। तो नियंत्रित करने के लिए हमें द्रव ईंधन की आवश्यकता है, और द्रव ईंधन की वजह से, द्रव ईंधन के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल को सेट किया, VTM। वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल द्रव ईंधन पर कार्य करता है, लिक्विड पे काम करता है, और लिक्विड पे काम करने की वजह से हम अंत समय पर इसको नियंत्रित कर सकते हैं, इसको रेगुलेट कर सकते हैं। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो ये छोटे उपग्रहों के लिए जो सतत विकास के लिए आवश्यक है, जिसमें हमारा कम फ्यूल का यूज़ होता है, और इसके साथ साथ सतत विकास में जब हम प्रदूषण की बात करते हैं कि पर्यावरणीय प्रदूषण के साथ साथ अंतरिक्ष प्रदूषण को भी कम करना है, तो उसमें भी ये सहायता करता है। इसे बेबी रॉकेट के नाम से जाना जाता है। इसी में अगला एक और आपने सुना होगा, उसका नाम है RLV-TD। पुष्पक के नाम से फेमस है, जो कि एरोप्लेन की तरह दिखता है। आगे की तरफ इसके विंग्स लगी हुई हैं, और नीचे ये है इसका लॉन्चिंग व्हीकल्स। तो ये जो है, ये प्रमोचन यान, जैसे फाल्कन 9 रॉकेट आपने सुना होगा, वो पुनः प्रायोज्य प्रमोचन यान, जिसको रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल्स के नाम से जानते हैं। तो ये भी पुष्पक रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है। अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास हेतु आवश्यक, जिसको हम पुनः वापस से प्रयोग कर सकते हैं। तो RLV-TD पुनः प्रायोज्य को भी याद रखना है, और इसके साथ साथ अंतिम आपको एक शब्द और याद रखना है, वो है NGLV, जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल, अगली पीढ़ी के प्रमोचन यान। तो कुल मिलाकर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कितने प्रमोचन यान हैं? SLV, ASLV, PSLV, GSLV, SSLV, RLV-TD, पुष्पक, अगेन NGLV, जिसमें हम इसको इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। इनको हमने रिटायर कर दिया, वर्तमान में हम इनका प्रयोग कर रहे हैं, इन दोनों का, और इनको हम फ्यूचरिस्टिक भी समझ सकते हैं, और इनका प्रयोग और ट्रायल हमने स्टार्ट कर दिया है। NGLV को अभी हम बनाने की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास प्रमोचन जो यान हैं, इनके बारे में हमने पूरी बात करी, और क्रायोजेनिक को भी समझ लिया। क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं, क्रायो शब्द कहाँ से आया, क्रायो भंडारण क्या होता है। अब यहाँ पर आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो UPSC ने पूछा। प्रश्न यहाँ क्या है, इसको आप देखिए। 2018 में प्रश्न आया था, भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सबसे पहला, PSLV उन उपग्रहों को प्रक्षेपित करते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों की निगरानी के लिए उपयोगी होते हैं, जबकि GSLV को मुख्य रूप से संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए डिजाइन किया है। बात बिल्कुल सही है। PSLV उन उपग्रहों को प्रक्षेपित करते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों के लिए। कारण ये है क्योंकि PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, और ये पोल पर, तो जो पोलर ऑर्बिट होती हैं, कक्षाएं होती हैं, वो पृथ्वी को पूरी तरीके से स्कैन करने में हेल्प करती हैं। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो PSLV द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह पृथ्वी पर किसी विशिष्ट स्थान से देखने पर आकाश में एक ही स्थिति में दिखाई देता है, ये गलत है।
एक ही स्थिति में नहीं दिखाई देगा, स्थिति भी स्थायी नहीं हो सकता। अगर स्थिति में स्थायी हो गया तो वो फिर आपका स्थायी कक्षा है, और स्थायी कक्षा के लिए जनरली हम जीएसएलवी का यूज़ करते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट होता है गलत। सेकंड, जीएसएलवी MK3 एक 4 चरणों का प्रक्षेपण यान है जिसके पहले और तीसरे चरण में ठोस रॉकेट मोटरों का तथा दूसरे और चौथे चरण में तरल रॉकेट ईंधनों का उपयोग किया गया है। ये जो आपको तीसरा और चौथा बोला गया है, पहले और तीसरे में, ये जो फीचर लिखा है ये PSLV का लिखा है, GSLV का नहीं। GSLV 3 चरणों का है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत होता है। तो इसके आधार पर यहाँ पर पहला ही, आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि इसका सही जवाब क्या होगा। बाकी हम आगे भी प्रश्न देखते हैं, बट इसके बाद हमने अभी तक देखा कि उपग्रह क्या है, प्रमोचन यान क्या है। अब हमें ये समझना होगा कक्षाएं क्या है। कक्षाएं वह एक वृत्ताकार मार्ग हैं, वृत्ताकार पथ हैं, जहाँ पर कोई उपग्रह रहता है। अपने संपूर्ण जीवन काल में वह उस कक्षा के चक्कर लगाता है, और इसके तत्पश्चात या इसके पश्चात हम उस उपग्रह को एक ग्रेवयार्ड ऑर्बिट, जिसे आप कब्रिस्तान कक्षा समझ सकते हैं, वहाँ पर छोड़ देते हैं। हालांकि इस कक्षाओं में बढ़ते हुए कचरे से संबंधित कई वैज्ञानिकों ने कई देशों में चिंताएं जाहिर करी हैं, और इसको लेकर के नासा, इसरो और अन्य स्पेस एजेंसियों ने भी कार्य करना प्रारंभ किया है। नैनो प्रौद्योगिकी भी इसमें बहुत अधिक हद तक सहायक सिद्ध हो सकता है। बट इससे पहले हमें समझना होगा कि कक्षाएं क्यों बनाई गई हैं और कक्षाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं। रटना नहीं है अगेन PS, जैसे कि आप सभी लोग लॉन्चिंग व्हीकल्स को याद करने की कोशिश करते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसी प्रकार से इनको भी समझाऊं। अगेन आपने समझा कि उपग्रहों को छोड़ने के लिए प्रमोचन यान की आवश्यकता होती है, वैसे ही यहाँ पर इन प्रमोचन यान के द्वारा हम कक्षाओं में प्रवेश करते हैं। कक्षाओं की अगर बात करें तो ये 2 प्रकार की आपको यहाँ दिख रही हैं। एक तो है ऊंचाई के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड, एंड द सेकेंड वन, जो दूसरा आपको दिख रहा है, क्रिया के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। ऊंचाई के आधार पर का मतलब ये हो गया कि हम कितनी हाइट पर उस उपग्रह को रखेंगे, और अगर मैं बात करूं क्रिया के आधार पर, तो हमें क्या कार्य करना है ये हमें समझना होगा। तो सबसे पहली बात, अगर मैं ऊंचाई के आधार पर बात करूं तो आपके पास कुल मिलाकर 3 कक्षाएं हैं। सबसे पहले जो पृथ्वी के निकटतम है उसे हम कहते हैं यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट, दूसरी है यहाँ पर मिड अर्थ ऑर्बिट, और सबसे ऊपर है हाई अर्थ ऑर्बिट। इसको मैं एक अच्छे से डायग्राम के साथ आपको समझा देता हूँ, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मेरे साथ एक छोटा सा डायग्राम आप देख लीजिए। मान लेते हैं कि यह सतह है, और इस पृथ्वी की सतह पर पेड़ पौधे भी लगे हैं, वनस्पतियाँ यहीं लगी हैं, यहीं पर आप खड़े हैं। तो सबसे पहली जो कक्षा शुरू हो रही है ये है आपके पास नियर अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी के सबसे समीप। और पृथ्वी के सबसे समीप है तो आप ये बात समझ सकते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी ज़्यादा लगेगा, और अगर सबसे समीप है तो ये जल्दी चक्कर भी लगा लेगा। तो इसकी खास बात यह है कि लगभग 80 मिनट से लेकर के 120 मिनट के आसपास या इससे कम समय में एक संपूर्ण चक्कर को लगा देता है। और ये जो कक्षा है, ये कक्षा 160 किलोमीटर से स्टार्ट होकर के 2000 किलोमीटर तक रहती है। सेकेंड की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो अगली कक्षा आती है उसे हम कहेंगे मिडिल अर्थ ऑर्बिट, MEO। ये जो कक्षा है, ये कक्षा आपकी 2000 से शुरुआत होकर के 35,786 किलोमीटर तक जाती। अगेन ध्यान रखिएगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू लगभग अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर तक मेंशन होती। 35,786 विच इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू 36,000, इसको हम यहाँ तक मान लेते हैं। अगर आप इस जगह पर पहुँच गए, अगर आप यहाँ पर इस कक्षा में पहुँच गए, जो कि सबसे ऊपर ये लाइन आप देख रहे हैं, मतलब अगर आप इस लाइन पर जाकर खड़े हो जाते हैं, जो कि है एग्जैक्टली 35,786 किलोमीटर, विच इज़ अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर। तो अगेन आपको ये बात समझनी होगी कि आप पहुंच गए हैं हाई अर्थ ऑर्बिट। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये हमारा जो 160 to 2000 किलोमीटर का रेंज है, ये आपका है नियर अर्थ ऑर्बिट। इसके बाद का जो पूरा रेंज है, इतना रेंज
इस रेंज को आप समझ जाइए कि ये है आपका मिडिल अर्थ ऑर्बिट MEO, और इसके ऊपर जब आप पहुंच जाते हो तो है आपके पास हाई अर्थ ऑर्बिट, निम्न पृथ्वी कक्षा, मध्य पृथ्वी कक्षा, उच्च पृथ्वी कक्षा। और अगर आप यहाँ पर 160 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक जाते हो तो आपको यहाँ पर कहीं लिखा मिलेगा नियर अर्थ ऑर्बिट। तो नियर अर्थ ऑर्बिट आपको, इसको हम लो अर्थ ऑर्बिट बोल सकते हैं, और इसी के अंदर आपको मिलेगा, अगर आप 1000 किलोमीटर तक जाओगे तो आपको मिल जाएगा नियर अर्थ ऑर्बिट। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। सबसे पहला आपके पास लो अर्थ ऑर्बिट है, फिर है मिड और फिर है हाई। क्लियर? और अगर आप 1000 किलोमीटर तक जाते हो, 160 to 1000 किलोमीटर तक, तो उसके लिए आपके पास ये शब्द होगा नियर अर्थ ऑर्बिट, जो पृथ्वी के सबसे करीब है। तो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो कक्षा है लो अर्थ ऑर्बिट, इस कक्षा में आप जल्दी चक्कर लगा लेंगे, उपग्रह आपका जल्दी रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। जैसे आप ऊपर जाएंगे मिडिल अर्थ ऑर्बिट, तो ये जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है, ये एरिया सबसे लंबा है, मतलब सबसे बड़ा एरिया है यहाँ पर, और जितने भी नौवहन तंत्र हैं वो इसी जगह पर रखे गए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो परिक्रमण का जो समय है वो समय धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जैसे जितना ऊपर की तरफ जाएंगे उतना समय आपका बढ़ता चला जाएगा। अगर आप इस हाई अर्थ ऑर्बिट में चले गए तो पृथ्वी का जो परिक्रमण का समय है वही एग्जैक्टली 24 आवर्स के अप्रॉक्स यहाँ पर भी लगने वाला है। तो ये है आपका ऊंचाई के आधार पर। जब भी हम किसी उपग्रह को भेजते हैं तो हम इस बात का श्योर होते हैं कि हमें ऊंचाई क्या रखनी है और वह किस प्रकार का उपग्रह या किस क्रिया को परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर इसके बाद हम देखेंगे क्रिया के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बेस पर हमने कई प्रकार के उपग्रहों को रखा है। जैसे सबसे पहला है ध्रुवी कक्षा। ध्रुवी कक्षा का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो उपग्रह होंगे वह उपग्रह इस ध्रुवों की ओर मूव करेंगे। अब ध्रुवीय जो कक्षा होती है वो आपकी लो अर्थ ऑर्बिट होती है। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब है कि 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर, ये आपने लिखा है लो अर्थ ऑर्बिट। इसका मतलब है कि ये जो पूरी ऑर्बिट है, ये जो पूरी कक्षा है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? इसकी ऊंचाई आपकी इसी लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही रहेगी। क्लियर है? खास बात यह है कि अगर पृथ्वी आप देख रहे हैं किस तरीके से घूम रही है और उपग्रह इस तरीके से घूम रहा है, तो आप ये देखेंगे कि पूरा स्ट्रैप के फॉर्म में एक पट्टी के नुमा आकृति, ये पिक्चर्स आपके सामने आएंगी। तो इसको हम पृथ्वी के अवलोकन के लिए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसी से संबंधित दूसरी कक्षा है, उसका हम नाम बोलते हैं सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। इसमें खास बात क्या है? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इस कक्षा की एक खास बात यह है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सन सिंक्रोनस। यहां पर हम उपग्रह को इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि प्रत्येक चक्कर में वह हमेशा सूर्य के सामने होगा। तो अगर सूर्य के सामने होगा तो विजिबिलिटी या क्लैरिटी स्पष्ट होगी। तो यहाँ पर आपका जो विजुअलाइजेशन होगा वो परफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ सनलाइट है। जैसे फॉर एग्जांपल निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसमें नासा और इसरो ने मिलकर के अपने 2 बैंड S और L बैंड पे बात करी, और ये दोनों बैंड की मदद से एक अवलोकन हेतु एक उपग्रह को बनाया गया। ये उपग्रह 5 साल तक कार्य करेगा और पृथ्वी को 12 दिन के अंतर्गत स्कैन कर लेता है। इसका मतलब 1 महीने में 2 बार ये पूरी पृथ्वी को स्कैन कर लेगा। तो निसार जो प्रोजेक्ट है, ये निसार प्रोजेक्ट इसी सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में रखा गया है, क्योंकि सूर्य तुल्यकालिक है तो सूर्य की सापेक्ष यहाँ ऊर्जा जो प्रकाश है वो प्राप्त होता रहेगा। अगला है क्रिया के आधार पर, जिसे हम कह सकते हैं भूस्थायी कक्षा। अगर भूस्थायी कक्षा की बात करोगे तो यहाँ पर आपको हम बोलेंगे कि ये ऐसी कक्षा है जहाँ पर 0 डिग्री विषुवत रेखा के सामने किसी भी उपग्रह को रखा जाता है, और इसकी जो ऊंचाई होती है वो है 35,786 किलोमीटर, विच इज 36,000 किलोमीटर। दैट मीन्स कि यह आपका हाई अर्थ ऑर्बिट है, और यहाँ पर पृथ्वी का जो परिक्रमण है वो एग्जैक्ट क्या होगा? उपग्रह का परिक्रमण भी होगा। और प्रत्येक समय पृथ्वी से किसी एक स्थान से अगर आप उस उपग्रह को देख रहे हो तो हमेशा आपको वह उसी स्थान पर दिखाई देगा। यह है स्थायी कक्षा। इसका मतलब यहाँ पर है एंगल 0। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगला, तो यहाँ पर अगली जो कक्षा है उसे हम देखेंगे आगे, और वो है आपके पास भू
संक्रमणकारी कक्षा। तो भू संक्रमणकारी कक्षा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। इस कक्षा में क्या होता है, भू संक्रमणकारी या इसे हम कह सकते हैं भूतुल्यकालिक, भूतुल्यकालिक कक्षा। जियोसिंक्रोनस कहते हैं इसमें। इसका एंगल 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ये अर्थ है, ये इक्वेटर है और आप यहाँ पर इस कक्षा में कुछ इस तरीके से या कुछ इस तरीके से आप उपग्रह को छोड़ सकते हैं। अगेन इसकी जो हाइट है वो एग्जैक्ट वही होगी 35,786 किलोमीटर। बट एक बात याद रखिएगा, भूस्थायी कक्षा और भू संक्रमणकारी कक्षा में क्या अंतर है। भू संक्रमणकारी कक्षा में या भूतुल्यकालिक कक्षा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक निश्चित समय के पश्चात आपको उपग्रह दिखाई देता है। जैसे स्थायी कक्षा में बोला था कि सदैव एक निश्चित समय पर आपको एक ही जगह पर हमेशा वहीं पर रहेगा, इसमें समय की कोई बात नहीं है, 24/7 आपको एक जगह दिखने वाला है। मगर यहाँ पर अगर आप बात करें तो आपको एक निश्चित समय पर, अगर शाम को 4 बजे कोई उपग्रह सामने आता है तो उसी समय पर आपको वापस से दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर एक लाइन ये एक बार पूछी गई और वो क्या है कि क्या भूतुल्यकालिक कक्षा एक प्रकार की भूस्थायी कक्षा है या क्या भूस्थायी कक्षा एक प्रकार की भूतुल्यकालिक कक्षा है। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि अगर हमने एंगल को 0 कर दिया, एंगल 0 करने का मतलब हो गया कि आपने क्या किया, इक्वेटर के सामने रख दिया, तो इसको आप बोलोगे कि ये हो गया भूस्थायी कक्षा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो आपको ये बात याद रखना है कि जो भूस्थायी कक्षा होती है वो एक प्रकार की भूतुल्यकालिक कक्षा ही है। बट यहाँ कोण क्या हो गया है, 0 डिग्री हो गया और इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। तो एग्जैक्टली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, कंसेप्ट को आप बिल्ड कर लो जिससे आपको रटना ना पड़े। अगर 0 डिग्री है तो वो स्थायी है, अगर 0 डिग्री नहीं है तो वो आपका तुल्यकालिक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे और अगला हमारे पास यहाँ पर क्रिया के आधार पर एक अगली कक्षा भी है जो कि यहाँ पर कुछ बिंदु के द्वारा दिखाई गई है। इसको हम हेलो कक्षा कहते हैं। हेलो कक्षा जिसे हेलो ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है और इस ऑर्बिट का संबंध है लैग्रांज बिंदु से। लैग्रांज बिंदु क्या होते हैं? लैग्रांज पॉइंट वह बिंदु हैं जहां पर दो आकाशीय पिंडों का जो आकर्षण है वो न्यूनतम हो जाता है। एक वैज्ञानिक हैं जोसेफ लैग्रांज, उन्होंने इस बिंदुओं के बारे में बात करी थी। तो हमारे पूरे इस मंडल में आप 5 लैग्रांज बिंदु को देखेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख लैग्रांज बिंदु है जो हमेशा न्यूज़ में रहता है L1 और L2। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आपको यहाँ दिख रहा है ये L1 है, ये पृथ्वी बनी है, ये L1 है, ये सूर्य है और इधर है L2। तो L2 पॉइंट ये है, L1 पॉइंट ये है, इधर सन है, सन के पीछे आपको L3 दिख रहा है, इधर आप L4 और L5 को देख पा रहे हैं। तो कुल मिला के आपको 5 लैग्रांज बिंदु दिखते हैं जिसकी खोज जोसेफ लैग्रांज ने बोली। और जोसेफ लैग्रांज साहब ने ये बताया कि यहाँ पर किसी भी उपग्रह को अगर आप रखते हैं तो वो जो कक्षा होगी उसको हेलो कक्षा कहा जाता है या हेलो ऑर्बिट कहा जाता है। तो मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है, इसके चारों तरफ कोई उपग्रह घूम रहा है, तो ये जो कक्षा होगी वो क्या कहलाएगी, हेलो ऑर्बिट या हेलो कक्षा कहलाएगी। तो हमारा एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट है आदित्य L1। आदित्य L1 ये सूर्य के अध्ययन के लिए हमने इसको प्रमोचित किया और आदित्य L1 को इसी L1 बिंदु पे रखा गया है। इसका मतलब है कि वो हेलो कक्षा में चक्कर लगा रहा है। और एक सबसे फेमस टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप कहाँ पर है, L2 बिंदु पे रखा गया। तो आपके लिए ज़रूरी है कि इन बिंदुओं पर थोड़ा सा आप एक बार रिकॉल करेंगे और इस कक्षा के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और कक्षा है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, क्रिया के आधार पर। इसे कहा जाता है मोलनिया कक्षा। मोलनिया कक्षा को हम इसेंट्रिक ऑर्बिट भी कहते हैं। इसेंट्रिक ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में आप देख रहे हो कि जो कक्षा है वो एक बिंदु पर बहुत न्यूनतम है पृथ्वी के और दूसरे बिंदु पर आप देख रहे हैं पृथ्वी पर बहुत दूरी तक है। मतलब अत्यंत समय या अधिक समय ये लगा रही है पृथ्वी के एक ओर तक। इसमें घंटे कुछ आवर्स के टाइम लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5। तो ज़्यादातर समय यह दिखा रही है कि दूसरे बिंदु पर है और सबसे न्यूनतम समय आपको इस जगह पर दिख रहा है। तो इसका सिंपल सा तात्पर्य यह है कि एक अधिक समय तक किसी क्षेत्र को कवर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह है मोलनिया कक्षा, रूस इसका प्रयोग करता है। इसके बाद हमारे पास अगला है सेगमेंट, वो है नौवहन प्रणाली जिसे हम नेविगेशन सिस्टम कहते हैं।
इस पूरे कंपोनेंट में, नौवहन प्रणाली में, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर एक शब्द आता है, आप सब लोग उस शब्द से अवेयर है, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और ये जीपीएस ग्लोबली यूज़ किया जाने वाला है। भारत भी इस पोजिशनिंग सिस्टम या इस नौवहन तंत्र को यूज़ करता है। जीपीएस में कभी कभी न्यूज़ में आपको सुनने को मिलता है कि जीपीएस स्नूफिंग की गई है। तो जीपीएस स्नूफिंग का मतलब है कि आंकड़ों में छेड़खानी की गई है। अगर जीपीएस जैमिंग की बात करें तो जैमिंग का मतलब हो गया कि सिग्नल को रोका गया है। तो जो जीपीएस है ये ग्लोबली यूज़ होने वाला एक नौवहन तंत्र है, जिसके माध्यम से हम डायरेक्शन, लोकेशन, पोजीशनिंग, इन सब चीज़ों को समझते हैं। इसी जीपीएस के साथ साथ आपने बायडू का नाम सुना होगा। ये बैडू या बायडू जो चीन का है, और इसी को ही हम बायडू 2 को हम बोलते हैं कंपास। कंपास भी इसी का नाम है। गैलीलियो, ये यूरोप का है। ग्लोनास रूस का है। और भारत की अगर बात करें तो आपको इस बात पे थोड़ा ध्यान रखना है, नाविक, जिसे हम IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं, जिसका नाम बदल करके नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन किया गया। जनरली आप देखेंगे तो ये जितने भी नौवहन तंत्र हैं, इन सभी तंत्र को हमने मिडिल अर्थ ऑर्बिट पे सेट किया है। मिडिल अर्थ ऑर्बिट जिसका सबसे ज़्यादा रेंज है, जो 2000 से लेकर के 35,786 किलोमीटर, मतलब अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर तक आता है। क्लियर है? तो हमें ये ध्यान रखना है कि भारत का जो नाविक है, इसकी क्या विशेषता है। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जिसे नाविक कहा जाता है, ये 7 उपग्रहों से सुसज्जित एक नौवहन तंत्र है, जो भारत की मुख्य सीमा के साथ साथ 1500 किलोमीटर की जो बाउंड्रीज हैं उनको भी कवर अप करता है। तो बाउंड्रीज कवर अप करता है, इसका मतलब है कि हम सीमा प्रबंधन, अपनी बाउंड्री मैनेजमेंट कर सकते हैं। और हमें इसकी शुरुआत हुई क्यों, नाविक हमने क्यों बनाया? सब कुछ तो अच्छा है, जीपीएस के साथ हम अच्छा चल रहे थे, क्योंकि जब करगिल का वॉर हुआ था, उस करगिल वॉर के टाइम पर हमने इनसे डेटा की डिमांड करी, और डेटा डिमांड करने पर जीपीएस ने डिनाई किया, मतलब अमेरिका की जो एजेंसी है उसने डिनाई किया और बोला कि नहीं, ये हमारी आंतरिक जो पॉलिसीज़ हैं, इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, उनके अगेंस्ट है। तो भारत ने उसी दिन समझ लिया कि हम भविष्य में जब भी हमें कुछ संभावित ऐसे खतरे आएंगे तो यह डिनाई कर सकते हैं, इसलिए हमें अपना खुद का तंत्र विकसित करना होगा। इस तंत्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप कुल मिलाकर जो 7 उपग्रह देख रहे हैं, इसमें 1, 2 और 3, ये टोटल 3 सैटेलाइट आपको एक एग्जैक्ट सेम पोजीशन पर दिख रहे हैं, जो हमेशा एक ही जगह पर होंगे। और इसके अलावा आपको जो 4 उपग्रह दिख रहे होंगे, 1, 2, 3 एंड 4, ये आपको न्यूमेरिक 8 का स्ट्रक्चर बनाते हुए दिख रहे हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये जो कक्षा है इसको हम कहेंगे भूतुल्यकालिक कक्षा, और जहाँ पर यह 3 स्थायी रूप से बने हुए हैं, ये है आपकी भूस्थायी कक्षा। तो भूतुल्यकालिक अपनी पोजीशन को चेंज करता है और भूस्थायी एक ही पोजीशन पर रहता है। तो एक ही पोजीशन पर रहेगा तो एग्जैक्टली परमानेंट एक ही पोजीशंस के पिक्चर्स को कैप्चर करता रहेगा। और मैंने अभी आपको बताया है कि भारत का जो मुख्य भूभाग है, इस मुख्य भूभाग के साथ साथ हम यहाँ पर नाइबरिंग जो 1500 किलोमीटर का जो रेंज है, इसको भी कवर अप कर सकते हैं। इसके जितने भी उपग्रह हैं, इस उपग्रह में IRNSS 1A, IRNSS 1B, 1C, D, E, F, G, HI, इस तरीके से आप देखेंगे। तो आपने शायद सुना हो कि हम जब भी नौवहन तंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लॉक या एटॉमिक क्लॉक की बात होती है। और हमारा जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम कुल मिलाकर के 2 से 3 अन्य उपग्रहों के साथ भी सुसज्जित किया गया था, जो स्टैंड बाय मोड पे रखे गए थे। मगर पहले से भेजे गए कुछ उपग्रहों में एटॉमिक क्लॉक में गड़बड़ी आई, क्योंकि एटॉमिक क्लॉक सही समय बताता है, और एटॉमिक क्लॉक की गड़बड़ी की वजह से हमने इनको पुनः से दूसरे उपग्रहों को भेजा। तो एटॉमिक क्लॉक क्या होता है, परमाणु घड़ी क्या होती है? देखिए, अगर हम बात करें घड़ियों की, तो घड़ी आप सबको पता है, जो समय है वो एक चौथा आयाम है, 4th डायमेंशन है, और समय का प्रबंधन इसी पे ही हम सारी चर्चा करते हैं। समय जिसे रोका नहीं जा सकता, समय की सारी कहानी है। तो इस समय को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इस समय को कैसे बनाया जाता है, इसकी बड़ी एक अच्छी कहानी है।
देखिए, आपके पास आप सभी लोगों ने सुना होगा कि हमारे पास कुछ ऐसे तंत्र हैं जिनका प्रयोग करके हम समय को कैलकुलेट कर लेते थे। जैसे प्राचीन समय पर लोग सूर्य की स्थिति को जान करके अपने पहर को समझ जाते थे कि किस पहर में है या क्या समय है। जैसे सूर्य घड़ी, आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये सूर्य घड़ी है। सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ये समय का कैलकुलेशन करती है। मगर आप ये समझिए कि सूर्य की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर भी ये निर्भर है। मान लिया कि वर्षा हो रही है, बादल ज़्यादा है, नहीं दिख रहा है सूर्य, तो फिर यहाँ पर वह कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर छवि या प्रकाश नहीं बन पाएगा। ये प्रकाश के मैकेनिज्म पे जो रिफ्लेक्शन है, जो उसकी छवि है, शेडो है, ये उस पर काम कर रहा है। दूसरा, यहीं पर आपने देखा है बालू घड़ी या सैंड क्लॉक, जिसको में आपने देखा होगा कि लोग टाइमर के तौर पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो बालू है, ये एक समय बाद इसके बालू के पार्टिकल, रेत, कण, ये घिस जाते हैं घर्षण की वजह से, और फिर एक समय ऐसा आता है कि इंस्टेंट ये सारी सैंड एक कंपोनेंट से एक दूसरे कंपार्टमेंट में आ जाती है। तो सिंगल कंपार्टमेंट जो यहाँ है, जो धीरे धीरे नीचे आता रहता है, ये तेज़ी से यहाँ आ जाता है, तो यह भी लंबे समय तक नहीं चल पाता। हम इसी से सामान्य अपने जो समय है उसको कैलकुलेट कर पाते हैं। आपके घर में डिजिटल और एनालॉग वॉचेज़ होंगी, जो आप वॉच पहनते हैं। ये कोई परमाणु या एटॉमिक क्लॉक नहीं है। ये सभी क्लॉक उस परमाणु क्लॉक से कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर क्रिएट करती हैं, चाहे वो कुछ माइक्रो का हो, कुछ सेकंड का अंतर ज़रूर यहाँ पर रहता है। वैज्ञानिक ने 1958 के अप्रॉक्स 1958 के टाइम पर इस चीज़ पर अध्ययन किया कि अगर हम किसी एटम को देखें, तो एटम का, परमाणु का कंपन होता है। देखिए, निश्चित परमाणु की एक अपनी निश्चित विशेषता होती है कि वह निश्चित समय पर इतनी आवृत्ति को पे कंपन करेगा। यदि हमने एक इसको निश्चित आवृत्ति की ऊर्जा दी, तो यह उस ऊर्जा को प्राप्त कर अपनी अधिक या अपनी उच्च ऊर्जा में आएगा और ये कंपन को प्रारंभ करेगा। इसी यदि कंपन को हम कैलकुलेट कर लें, तो हमारा ये समय बना देगा। तो 1958 में हमने पहले ऐसे एटॉमिक क्लॉक का निर्माण किया, जो कि जनरली सीजियम पर आधारित है। हालांकि ऐसा नहीं है, सीजियम के साथ साथ हाइड्रोजन आधारित भी हो सकती हैं। कई अन्य परमाणु पे भी हमने कार्य किया है। वर्तमान में ऑप्टिकल या प्रकाश पर आधारित परमाणु घड़ियों की बात हो रही है, जहां लेजर बीम का यूज़ किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो परमाणु घड़ी है, जो कि सीजियम 133 पर दिखाई गई है, इसके जो परमाणु होते हैं, ये एक माइक्रोवेव पर, इस प्रकाश के आने पर इस ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने पर कंपन करते हैं। ऊर्जा आएगी, ये अपने उच्च स्तर पर आएंगे और फिर कंपन को प्रारंभ कर देंगे। हालांकि इसके लिए हम चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करते हैं, इनको आयनाइज करते हैं, और आयनाइज करने के बाद ये कंपन को प्रदर्शित करते हैं। एक सेकंड आपका में आप जो कंपन की वैल्यू देख रहे हैं, ये अरबवें समय पर है। मतलब एक सेकंड बनाने के लिए कंपन है 9 अरब से भी ज़्यादा। इतना ज़्यादा कंपन यहाँ पर आपको वैल्यू लिखी दिख रही है। हालांकि उस वैल्यू को इतना याद नहीं करना है, मगर ये एक सोच के देखिए कि एक सेकंड बनने के लिए हमारे अंदर इस परमाणु में इतने कंपन होते हैं, तब एक सेकंड बनता है। फिर आगे मिनट बनेगा। तो हम सेकंड को बड़ा सिंपल ले लेते हैं कि चलो एक ही सेकंड तो गया है, 2 सेकंड गए हैं, 4 सेकंड गए हैं, 10 सेकंड गए हैं। एक सेकंड के अंदर इतना कंपन होता है, और यही सेकंड फिर आगे मिनट, घंटे, और इस तरीके से पूरी सदी और पूरे कई वर्षों का निर्माण हो जाता है। तो परमाणु घड़ी सबसे परफेक्ट है। अगर देखा जाए तो कई करोड़ों वर्ष के बाद परमाणु घड़ी में किसी एक सेकंड का अंतर आता है, और इससे भी परफेक्ट जो है वो प्रकाश या लेजर पर आधारित है, जिस पे हम वर्तमान पे बात कर रहे हैं। तो परमाणु घड़ी हमारे इस पूरे नौवहन तंत्र पर कार्य करती है, जो प्रमुख रूप से कार्य करती है, क्योंकि सिग्नल डिस्टर्ब हुआ, समय डिस्टर्ब हुआ, स्थिति बदल गई। आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उसका भी एक समय आता है। आप अपनी लोकेशन शेयर करते हैं, उसका भी एक समय आता है। समय बदलने पर पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। इतनी फ्लाइट्स टेक ऑफ करती है, इन सब में टाइम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसी पूरे नौवहन तंत्र में, और इस नौवहन तंत्र के बाद आप मुझे यहाँ पर एक नौवहन तंत्र से संबंधित प्रश्न आपके सामने है, और ये प्रश्न क्या है? भारतीय क्षेत्रीय नौवहन सैटेलाइट सिस्टम के संदर्भ कथनों पर विचार करें। 2018 में आया था, और इसका जो जवाब है ये आप मुझे बताएंगे। पहला स्टेटमेंट है, IRNSS में भू स्थिर कक्षा में 3 और भूतुल्यकालिक कक्षा में 4 सैटेलाइट होते हैं। दूसरा यहाँ स्टेटमेंट है, IRNSS पूरे भारत और इसकी सीमाओं के से लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर आगे तक के क्षेत्र को कवर कर सकता है। और तीसरा है, 2019 के मध्य तक भारत के पास पूर्ण वैश्विक कवरेज वाला अपना स्वयं का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम होगा।
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्या तीनों स्टेटमेंट सही हैं या सिर्फ पहला, दूसरा या तीसरा या कोई और। चलते हैं आगे। और अब हमारे पास यहाँ पर अगले 100 टॉपिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अगला टॉपिक है टेलीस्कोप, विच इज़ अ जेम्स वेब टेलीस्कोप। अब जब हम जेम्स वेब की बात करते हैं तो यहाँ पर एक हबल टेलीस्कोप भी आता है। क्या है इसमें अंतर? टेलीस्कोप क्या करता है? टेलीस्कोप किसी विशिष्ट प्रकार की तरंगदैर्ध्य को भी पढ़ सकता है, पिक्चर्स को बनाता है। और जेम्स वेब टेलीस्कोप परफेक्ट क्यों है? क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप L2 बिंदु पे रखा गया है। अगर आप बात करें तो यहाँ पर आप जेम्स वेब टेलीस्कोप के स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, जिसमें हेक्सागोनिकल शेप में एक आपको ऐसा एंटीना टाइप का दिख रहा होगा और इसमें बेरिलियम कोटेड ग्लास लगे हुए हैं। हेक्सागोनिकल बेरिलियम कोटेड। बेरिलियम का यूज हमने क्यों किया? बेरिलियम से हमने क्यों कोट किया? पहली बात, बेरिलियम स्टील से लगभग 60 गुना ज्यादा मजबूत है। तापमान बढ़ने या घटने पर, क्योंकि देखिए L2 बिंदु पर है, L2 बिंदु अत्यधिक ठंडा है, इस बिंदु पर होने पर तापमान बढ़ने या घटने पर या ये जो ग्लास हैं इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसका निर्माण नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से किया गया। ये अलग क्यों है हबल टेलीस्कोप में और इसमें क्या अंतर है? पहली बात, हबल टेलीस्कोप अप्रॉक्स नियर अर्थ ऑर्बिट, जिसको हम बोल सकते हैं 500 किलोमीटर की रेंज के आसपास रखा गया था। तो ऑब्वियस सी बात है पृथ्वी का घर्षण ज़्यादा होगा उसमें, और घर्षण की वजह से उसमें फ्रिक्शन लगेगा, घर्षण लगेगा तो उसका जीवन काल कम होगा। उसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो भी इतनी परफेक्ट नहीं है। अगर आपको यहाँ पर मैं डिस्कशन करूँ तो यहाँ पर आप देखिए जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप आपको अवरक्त प्रकाश का अवलोकन कराता है, इंफ्रारेड की अगर बात करते हैं हम लोग, और ये जो विजुअल या पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग कराता है। तो विजुअल या पराबैंगनी की अगर बात करो तो यहाँ पर ये वाली जो तरंगदैर्ध्य है ये आपकी लघु तरंगदैर्ध्य। अगर आप तरंगदैर्ध्य की बात करते हो तो सबसे पहले रेडियो आता है, रेडियो के बाद फिर आपका माइक्रो सूक्ष्म आता है, फिर अवरक्त आता है, फिर दृश्य आता है, दृश्य के बाद फिर आपका यूवी आता है, पराबैंगनी आता है, उसके बाद फिर एक्स आता है, फिर गामा आता है। इस तरीके से आपका पूरा स्पेक्ट्रम है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अवरक्त प्रकाश है, इसका मतलब है दीर्घ तरंग है, और जितना दीर्घ तरंग होगा, तरंगदैर्ध्य जिसकी ज़्यादा होगी, उतनी दूरी तक या उतनी बड़ी वस्तुओं को आप देख पाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दृश्य पर प्रकाश का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये लघु तरंग पे सक्षम होगा, और लघु तरंग पर सक्षम होगा तो ये बड़ी चीज़ों का या दूर तक चीज़ों को ना देख पाए। दूसरी बात, हबल टेलीस्कोप पृथ्वी के समीप रखा हुआ है तो अगेन घर्षण ज़्यादा होगा, जबकि ये रखा है L2 बिंदु पर, तो पृथ्वी के घर्षण का प्रभाव इस पे ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। देखिए यहाँ L2 बिंदु जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, तो घर्षण यहाँ पर ना के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। L2 बिंदु एक वह बिंदु है जहाँ पर घर्षण न्यूनतम हो जाता है। यह टेलीस्कोप 0.6 से 28 माइक्रोन तक का क्षेत्र कवर करता है, तो छोटे से बड़े तक का क्षेत्र कवर करने में सक्षम है। किंतु अगर आप हबल टेलीस्कोप की बात करोगे तो 0.8 से लेकर के 2.5 माइक्रोन छोटी चीज़ों को ही देख पा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर तरंगदैर्ध्य कम तो आप छोटी चीज़ों को ही देख पा रहे हैं, तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है तो आप बड़ी चीज़ों को ही देख पा रहे हैं। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप बेरिलियम कोटेड हेक्सागोनिकल ग्लासेस के संयुग्मन से बना हुआ है, जिसकी देखने की क्षमता अवरक्त प्रकाश पर है, जिसकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है, जो कि L2 बिंदु पे रखा गया है। नासा, यूरोपीय और कैनेडियन स्पेस एजेंसीज के माध्यम से बनाया गया है। तो ये हो गया आपके पास जेम्स वेब टेलीस्कोप। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है आपके सामने CE-20 दैट मीन्स क्रायोजेनिक इंजन 20, ये क्रायोजेनिक का प्रश्न है। इंजन इसरो द्वारा विकसित एक उन्नत प्रबोधन प्रणाली है, मतलब इसरो ने इसको डेवलप किया है, ये उन्नत प्रबोधन प्रणाली है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। दूसरा है किसी अंतरिक्ष यान को ह्यूमन रेटिंग उसमें लगे वैज्ञानिक उपकरणों की कार्य क्षमता को दर्शाती है। क्या किसी भी प्रमोचन यान में कोई मनुष्य अगर रहेगा या रहने में सक्षम है, जाने में सक्षम है, जो कि गगनयान की हम बात करते हैं, तो क्या उसके वैज्ञानिक उपकरणों की बात होती है? ऐसा नहीं है। वहाँ वैज्ञानिक उपकरण तो हमारे SLV में भी लगे हुए थे, PSLV में भी हैं, GSLV में भी हैं और अन्य SSLV में भी होंगे।
मगर मनुष्य के रहने की क्षमता ये नहीं डिसाइड कर पाती है कि क्या वह उपकरण वैज्ञानिक है या नहीं, वह वहाँ का क्रू में जो सेगमेंट होगा वो क्या है, कैसा है, मनुष्य वहाँ रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो केवल आप देखेंगे तो प्रथम केवल पहला प्रश्न यहाँ पर आपको स्टेटमेंट जो है वो सही मिलेगा। अगला प्रश्न क्या है, LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, अब इसको मैं आपको बता चुका हूँ कि LVM-3 पहले किस नाम से जाना जाता था, के कथनों पर विचार करिए। ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित एक 4 चरणीय प्रक्षेपण यान है। दूसरा, इस प्रक्षेपण यान ने चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया था। तीसरा, यह भारत का सबसे भारी रॉकेट है। हालांकि मैं आपसे फिर से बोलूंगा कि इसका आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, और हम नेक्स्ट सेशन में इस प्रश्न को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और वैसे भी ये प्रश्न है बहुत सिंपल, आप कर लेंगे। इसमें एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी 2 स्टेटमेंट सही हैं। एक प्रश्न आपके लिए और है, इस प्रश्न को देखिए। टेलीकम्युनिकेशन रिले के लिए उपयोग किए जाने वाले उपग्रहों को भू-स्थिर कक्षा में रखा जाता है। किसी उपग्रह को इस कक्षा में तब कहा जाता है जब, मतलब जब आप किसी उपग्रह को यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर किसी उपग्रह को जब इस कक्षा में रखोगे तो क्या कहा जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन रिले के संदर्भित कक्षा समकालिक हो। भू समकाली मतलब जियोसिंक्रोनस, कोण 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, कक्षा वृत्ताकार हो, सर्कुलर हो। तीसरा, कक्षा पृथ्वी के विषुवत रेखा के तल में स्थित हो, मतलब 0 डिग्री प्लेन पर हो। और चौथा, कक्षा की ऊंचाई 22,236 मील हो। तो 22,236 मील, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स आपके पास वही आएगा 35,786 किलोमीटर। तो क्या ये तीनों ही स्टेटमेंट, सॉरी ये चारों ही स्टेटमेंट क्या आपके सामने सही हैं? तो अगर आप देखो तो बिल्कुल कक्षा भू समकालिक हो, ये भी सही है। दूसरा, कक्षा वृत्ताकार होनी चाहिए, सर्कुलर होनी चाहिए, भाई 0 डिग्री पर है तो वृत्ताकार होनी चाहिए। कक्षा विषुवत रेखा के तल पर हो, और कक्षा की जो ऊंचाई है वो 22,236 होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास चारों सेगमेंट सही मिलते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपके इस पूरे सेगमेंट में जो आज मैंने डिस्कस किया आपके साथ, प्रमोचन यान और कक्षाएं और इसके साथ साथ इंजन्स के बारे में आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेगमेंट में हम आगे फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।